नूरी एकेडमी के ज़ेर इंसराम जारी आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का खैर मकदम किया जाता है। हस्ब मामूल हस्ब रिवायत आप हमारी ऑडियो और वीडियो क्वालिटी के हवाले से हमें मुत्तला फरमाएँ ताकि बाज़ाब्ता तौर पर हम आज के इस सेशन का आगाज़ कर सकें। उसके बाद फिर हम आदाब नूरी बेहमद ताला आपके मैसेजेस मौसूल हो रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैसेजेस मौसूल हो चुके हैं। आइए अब बगैर किसी ताख़ीर के हम आज के इस मौजू को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको पेशगी मुत्तला किया गया था कि यूनिट नंबर 8 में आज का हमारा मौजू रहने वाला है उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ व इर्तिकाब। इसके जो ज़िमनी मौज़ूआत है, मज़मून नवीसी के मौज़ूआत, मज़मून निगारी की अहम शर्तें, मज़मून के अज्ज़ाए तरकीबी, मज़मून निगारी की किस्में और फिर शामिल निसाब शख्सियत सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी हयात व खिदमात, और फिर तहज़ीबुल अखलाक के मज़ामीन कह लीजिए या मज़ामीन सर सैयद जो निसाब का हिस्सा है। इस तरीके से हम आज के इस सेशन को मुकम्मल करने की इंशाअल्लाह तबारक ताला कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा जो मौजू है उर्दू में मज़मून निगारी आगाज़ व इर्तिकाब। आप यकीनन आने वाले दिनों में पीएचडी करने वाले हैं, रिसर्च पेपर आपको लिखना होगा, आर्टिकल आप लिखना चाहते हैं, अखबार में मज़मून लिखना चाहते हैं, मैगज़ीन में, रिसाले में आपका मकाला शाये होना चाहिए, ऐसी आपकी ख्वाहिश है। तो आज का ये मौजू आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है। किस तरीके से मज़मून लिखा जाता है और मज़मून लिखने के लिए कौन कौन से मराहिल होते हैं, कितनी शर्तें हैं, किस किस्म के मौज़ूआत पर मज़ामीन लिखे जाते रहे हैं, आप किस में लिख सकते हैं, कौन सा फ़ीचर किस टाइप के लिए ज़रूरी होता है, इन तमाम तर बातों पर हम आज सैर हासिल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपके स्क्रीन पर आपका निसाब यूनिट नंबर 8 है, गैर अफसानवी नस्र, चूँकि आज हमने जो पढ़ना है वो छठा पॉइंट है, इसी को मैंने इसलिए इस पोर्शन को हाईलाइट कर दिया है। आज हमने जो पढ़ना है उर्दू में मज़मून निगारी का आगाज़ और इर्तिका और उर्दू के अहम मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ान और मज़ामीन सर सैयद। इतनी बातों को आज के सेशन में हम मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। यही तरीका फिर हमारा कल और दीगर सेशंस में रहने वाला है। उर्दू में इंशाई निगारी का फ़न और इंशाई निगारी का आगाज़ और इर्तिका, फिर अहम इंशाई निगार, खाका निगारी, अहम खाका निगार, सफ़रनामा, अहम सफ़रनामा निगार। तो इस तरीके से हम इस यूनिट को मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मज़मून नवीसी या फिर मज़मून निगारी क्या है। तो उर्दू अदब की एक नसरी सिन्फ़ है। हम देख चुके हैं कि उर्दू अदब को दो खानों में तकसीम किया गया है। एक को असनाफ़ नस्र कहा जाता है, दूसरे को असनाफ़ सुखन या असनाफ़ नज़्म कहा जाता है। फिर असनाफ़ नस्र को मज़ीद दो खानों में तकसीम किया गया है, एक है अफ़सानवी अदब, एक है गैर अफ़सानवी अदब। तो हमारा ये जो यूनिट चल रहा है वो गैर अफ़सानवी अदब है। गैर अफ़सानवी अदब में एक नसरी सिन्फ़ है जिसे आप मज़मून नवीसी कहते हैं या फिर मज़मून निगारी कहते हैं, और ये एक ऐसी सिन्फ़ जिसके तहत किसी भी तरह के उन्वान पर मालूमात को इकट्ठा किया जाता है, तमाम तर पहलुओं का इहाता किया जाता है और इहाता करते हुए मवाद को तरतीब देना होता है, मवाद को यकजा करना होता है। जो आप पेपर फर्स्ट में रिसर्च के पहलुओं को, मराहिल को, स्टेप्स को पढ़ चुके हैं, तकरीबन उन्हीं तमाम तर बातों का एहतमाम आपको मज़मून निगारी में भी करना होता है। आप रिसर्च में देख चुके हैं कि सबसे पहले आपको टाइटल सिलेक्ट करना है, टाइटल सिलेक्ट करने के साथ में आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग आपके पास हाइपोथेसिस होना चाहिए। हाइपोथेसिस के बाद में आपका अबवाब बंदी वो रहने वाली है, मेथडोलॉजीज़ क्या आप इस्तेमाल करने वाले हैं, टेक्निक्स क्या आप इस्तेमाल करने वाले हैं, डेटा कलेक्शन आपका क्या रहेगा, प्राइमरी सोर्स क्या है, सेकेंडरी सोर्स क्या है, टर्शियरी सोर्स क्या है, और किन मेथडोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे। ये पेपर फर्स्ट में तफसील के साथ आपको पढ़ाया जा चुका है। मैं लास्ट में अपनी थेसिस जो मैंने मुकम्मल की है, अपना जो पीएचडी का मकाला मुकम्मल किया है सैयद मोहम्मद अशरफ साहब पर, वो भी आपके सामने मैं पेश करने की कोशिश करूंगा कि एक तहकीकी मकाला और किस तरीके से लिखा जाता है, और इस वक्त आप जो पढ़ रहे हैं मज़मून किस तरीके से लिखा जाता है, क्योंकि दोनों के दरमियान में ज़बरदस्त फ़र्क पाया जाता है। तहकीकी मकाले में कुछ स्टेप्स मुख्तलिफ होती है और मज़मून में कुछ स्टेप्स मुख्तलिफ होती है, क्योंकि दोनों के लिखने का
मकसद, मंबा, मरकज़ मुख्तलिफ होता है। दोनों के यहाँ पर अलहदा मकासद पाए जाते हैं। बात निकल ही चुकी है और सामने टेबल पर रखा हुआ, तो ये आप मेरा रिसर्च थेसिस देख सकते हैं। इस थेसिस के ज़रिए से मुझे PhD की डिग्री अवार्ड हुई थी। तकरीबन 500-700 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिसर्च थेसिस है जो मैंने सैयद मोहम्मद अशरफ के फ़िक्शन पर जो वर्क किया था उसको हमने तहरीर किया था। उन्वान था सैयद मोहम्मद अशरफ के फ़िक्शन में हिंदुस्तानी तहज़ीब और सूफियाना मरासिम का तक़ाबली जायज़ा। आपको इससे पहले मैं कई सेशन में बता चुका हूँ। ये है सैयद मोहम्मद अशरफ साहब, उर्दू अदब से UPSC कामयाब करने वाले हिंदुस्तान के पहले कैंडिडेट है। खानकाह मारहिरा से इनका ताल्लुक़ है और चीफ़ इनकम टैक्स कमिश्नर के ओहदे पर फायज़ रहते हुए अनकरीब रिटायरमेंट उनका हुआ है। बहरहाल यहाँ पर मज़मून को हम समझते हैं। एक मौजू आपको मुतय्यन करना है, मुताला करना है, मवाद को यकजा करना है और तरतीब और तसलसल का ख़याल आपने रखना है। और ख़याल रखते हुए एक मौजू के ऊपर मुकम्मल तरीके से अपने ख़यालात है, अपने तासुरात है, अपने मुशाहिदात है, अपने तजर्बात है, या जो चीज़ आप कहना चाहते हैं, जो आपका मकसद है, जो आपका मतमह नज़र है, उसको जब आप कंक्लूड करते हैं, एक मकाम पर जमा करते हैं, तो इस तमाम तर प्रोसेस को मज़मून नवीसी या मज़मून निगारी कहा जाता है। अब मज़मून निगारी को अंग्रेज़ी में एस्से कहते हैं। अब देखो, मज़मून निगारी को अंग्रेज़ी में एस्से कहा जाता है और इंशाइये को हम पर्सनल एस्से कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी अदब में जो इंशाइये का तसव्वुर है वो मुख्तलिफ है और उर्दू अदब में जो इंशाइये का तसव्वुर है वो मुख्तलिफ है। एस्से संजीदा होता है जबकि इंशाइया गैर संजीदा होता है। एस्से में रब्त पाया जाता है जबकि इंशाइये में रब्त नहीं पाया जाता है। मुंतशिर ख़यालात होते हैं, यही सबब है कि उसको दिमाग की तरंग भी कहा गया है। जब मैं इंशाइया पढ़ाऊँगा वहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूँगा। फ़िलवक्त यहाँ पर इतना समझ लीजिए कि मज़मून जो अंग्रेज़ी में उसको एस्से कहा जाता है और ये उर्दू अदब की गैर अफसानवी सिन्फ है। मज़मून नवीसी का आगाज़ उर्दू में दिल्ली कॉलेज के क़याम से होता है। तो दो नाम मज़मून निगारी के हवाले से आपको याद रखने हैं। एक नाम है मास्टर रामचंद्र का, दूसरा नाम है सर सैयद अहमद ख़ान का। मज़मून निगारी पर जब भी बात होंगी इन दो शख्सियात का नाम ज़रूर सामने आएगा, क्योंकि दिल्ली कॉलेज में एक मास्टर थे मास्टर रामचंद्र। आप पढ़ चुके हैं तफसील के साथ यूनिट नंबर 9 में। जब आपको दिल्ली कॉलेज पढ़ा रहा था आपको बता चुका था किस तरीके से वो ईसाइयत की तरफ राग़िब होते। उसी में एक अहम नाम डिप्टी नज़ीर अहमद का भी था, लेकिन उनके कदम रुक जाते, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो उनके ज़रिए से मज़ामीन हमें देखने को मिलते हैं। उनके बाद जो इर्तिक़ा की मंजिल पर मज़मून को फायज़ करने वाली शख्सियत है वो है सर सैयद अहमद ख़ान। और फिर सर सैयद अहमद ख़ान के बाद जो उनके रुफ़क़ाए कार है उन्होंने इस सिन्फ को जो है परवान चढ़ाया है। अब तारीफ़ क्या है मज़मून निगारी की? तारीफ़ किसी मौजू पर, अब किसी मौजू कौन कौन से है, अक़साम क्या है, अभी हम देखेंगे। किसी मौजू पर ख़यालात को रब्त और तसलसल के साथ इस तरह बयान करना कि क़ारिन उसे पढ़कर मुकम्मल मालूमात हासिल कर सके और असर कबूल करे, इसे मज़मून कहा जाता है। एक मज़मून आपको मुतय्यन करना है, उसमें रब्त भी हो, उसमें तसलसल भी हो और इस तरीके से पेश करना कि उसको पढ़ने के बाद कारी को कुछ हासिल होना चाहिए, उसकी मालूमात में इजाफ़ा होना चाहिए। जो भी आपका मौजू हो, जो भी आपका टाइटल हो, उस मज़मून के हवाले से, उस मौजू के हवाले से क़ारीन तक एक मुकम्मल मालूमात पहुँचना चाहिए। इस तरीके से मज़मून लिखा जाता है और ये मज़मून की मुकम्मल तारीफ़ आप यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मज़ामीन के जो मौज़ूआत है मुख्तलिफ़ किस्में हैं, अलग अलग लोगों ने बताई है। जैसे मज़मून की किस्में ऊपर भी आप देख सकते हैं, दरमियान में भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं। अब ये क्यों हमने तीनों चीज़ों को यहाँ पर कलमबंद किए? देखो, एक है जनरल टॉपिक मौजू, जैसे मौजू आपका साइंस भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी है, अदब है, सियासत है, मज़हब है, अमराज है, इलाज है, समाज मुआशरत। कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, आप सब 8वीं 9वीं 10वीं पढ़ कर आए हैं। 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में आपको पढ़ाया जाता है उर्दू मज़मून में। मज़मून निगारी के हवाले से आपको बताया जाता है कि कुछ मज़मून तख़य्युली होते हैं, तख़य्युल पर मबनी, और आपने लिखा होगा बोर्ड के एग्ज़ाम में। जैसे अगर मैं वज़ीर आज़म होता, अगर मैं साइंसदा होता, अगर मैं टीचर होता, अगर मैं कारपोरेटर या MLA होता, ये मज़मून तख़य्युली मज़मून है। तो एक मज़मून की किस्म हो गई तख़य्युली। दूसरा साइंसी मज़मून होता है। जैसे साइंसी मज़मून से मुराद मोबाइल, आपने आज के दौर में इस पर ज़्यादा पूछा जाता है, मोबाइल रहमत है या ज़हमत है। पहले पूछा जाता था टेलीविज़न के फ़वाइद और नुकसानात,
टेलीविज़न रहमत है या ज़हमत है? आजकल पूछा जा रहा है इंटरनेट के फ़वाइद और नुकसानात। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी पर बेस्ड भी जो है एआई के ऊपर आप सवालात पूछ सकते हैं, ये एक मज़मून होता है। एक मज़मून होता है पसंदीदा शख्सियत, पसंदीदा किताब, मेरा पसंदीदा रहनुमा। फिर इसके अलावा इस तरीके से बताने का मतलब ये कि मुख्तलिफ़ किस्में जो आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर वही है, साइंस है, टेक्नोलॉजी, अदब है। अदब पे फिर शायर मशरिक़ पर सवाल पूछा जा सकता है, अल्लामा मिर्ज़ा गालिब पर सवाल बन सकता है, सियासत है, मज़हब है, अमराज, ये एक मुख्तलिफ़ किस्में हैं। अब इसी को अगर और कंपाइल किया जाए और बेहतर बनाया जाए तो फिर किस्में निकल कर आती है अदबी मज़ामीन जिसका ताल्लुक़ अदब से हो। जैसे ये खुद जो इस वक्त आप मज़मून देख रहे हैं, ठीक है, ये प्रॉपर मज़मून की शक्ल में नहीं है, लेकिन ये अदबी मज़मून के ज़ुमरे में आ सकता है। अदबी मज़ामीन, तनकीदी मज़ामीन, जैसे तनकीद निगारों के बाब में हमने जिन मज़ामीन को पढ़ा है वो सब के सब तनकीदी मज़ामीन। आले मसरूर को जब हमने पढ़ा था, उनकी तनकीद निगारी का जितना भी हिस्सा है वो सब के सब मज़ामीन की सूरत में, उन्होंने बाज़ाब्ता कोई किताब नहीं लिखी है, मज़ामीन के मजमूए, तनकीदी मज़ामीन के मजमूए, तो उनका जो मज़मून है वो तनकीदी मज़ामीन के ज़ुमरे में आएगा। तहक़ीक़ी मज़ामीन, अभी बताऊँगा आपको तहक़ीक़ी मज़ामीन क्या होता है। जैसे ये खुद मेरा जो वर्क है वो तहक़ीक़ पर मबनी है। इल्मी मज़ामीन, माशी मज़ामीन, तारीख़ी मज़ामीन, सियासी मज़ामीन, मुआशरती मज़ामीन, समाजी मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन। गोया कि कोई ऐसा शोबा बाकी नहीं जिस पर आप मज़मून नहीं लिख सकते हैं। लेकिन इन तमाम तर मज़ामीन को बाज़ माहिरीन ने निचोड़ दिया है और कहा है कि मज़मून की सिर्फ़ 3 किस्में होती है। ये तो ठीक है, बहुत सारे मौज़ूआत हैं, इसमें और भी बहुत सारे मौज़ूआत का इजाफ़ा किया जा सकता है, लेकिन मुहक्किकीन ने क्या कहा? 3 किस्म है। एक है इल्मी मज़मून, दूसरा है अदबी मज़मून और तीसरा है सहाफ़ती मज़मून। बस मज़मून की यही 3 किस्में हैं, इल्मी, अदबी और सहाफ़ती। ये सब मौज़ूआत है, लेकिन जो मुहक्किकीन हैं उनका ख़याल है कि 3 किस्में होती है। अब कौन कौन सी, इसको आप जो है यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, इन सभी को समझाना ये ज़रूरी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर यूजीसी नेट में कोई सवाल पूछा जाएगा। लेकिन चूँकि आप पीएचडी करने वाले, जीआरएफ आप कहोगे तो आपको पीएचडी करना है। आपका अगर नेट हो चुका है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हैं, आपको रिसर्च पेपर लिखना है, आपको मैगज़ीन में, रसाइल में मकालात कलमबंद करने हैं। और चूँकि ये मैंने पढ़ा नहीं है, जिया हूँ मैं। जिस वक्त मैंने जर्नलिज़म किया था उस वक्त महाराष्ट्र में फर्स्ट रैंक हासिल करने वाला मैं कैंडिडेट था और ऑल ओवर इंडिया जो मेरी रैंक आई थी वो 4th रैंक आई थी। मैं 5-7 सालों तक एक अखबार बतौर मुदीर के निकाल चुका हूँ, मैगज़ीन में मैं काम कर चुका हूँ, तकरीबन 17-18 किताबें मेरी मारिज़ वजूद में आ चुकी है। तो मेरा ऐसा ख़याल बनता है कि जिस चीज़ का इल्म हमें हो और वो आप लोगों के लिए मुफीद व मुआविन हो और आधा पौन घंटा अगर आप एक्स्ट्रा देकर सीख लेते हैं तो सीख लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आप जब जीआरएफ हो जाएगा, पीएचडी करने के लिए आप राब्ता करेंगे तो शायद मैं आपको उतना वक्त नहीं दे पाऊँगा जो आज मैं दे पा रहा हूँ, क्योंकि दिन ब दिन मसरूफ़ियत बढ़ती ही जा रही है। तो अब यहाँ पर हो सकता है आपको इजाफी लग रहा हो कि सर सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा दीजिए, सर सैयद अहमद खान, मज़ामीन सर सैयद, मजमून की किस्में, टाइप्स, अज़ाए तरकीबी, बात ख़त्म तो हो जाएंगी। लेकिन जो हमारा मकसद है, जो हमने पहले दिन बात की थी, हमको सिर्फ मजमून पढ़ना नहीं है, मजमून लिखना है। हमको इंशाइया पढ़ना नहीं है, इंशाइया लिखना है। हमको अफसाना पढ़ना नहीं है, पढ़ना भी है, अफसाना लिखना भी है, नावल लिखना भी है। इसलिए मैं कुछ डिटेल में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो 3 किस्में हमने देखी थी मज़ामीन की, इल्मी मज़मून, अदबी मज़मून और सहाफ़ती मज़मून। अब इल्मी मज़मून आप यहाँ पर जो देख रहे हैं उसकी क्या है? किसी ऐसे मौजू पर इज़हार ख़याल करना जिसका मकसद मौजू के मुतालिक मालूमात और मवाद फराहम करना हो और अंदाज संजीदा हो, तो इसे इल्मी मज़मून कहते हैं। इल्मी मज़मून। अब बात यहाँ पर एक गहरी जहन में आ रही है, तवज्जो चाहूँगा उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम जो मौजूद है। हम ऐसा सोचते हैं इल्मी मज़मून क्या है, फ़िक्री मज़मून क्या है, तहक़ीक़ी मज़मून क्या है। अभी सडनली बात जहन में आई है तो बात रखता हूँ, कितनी दुरुस्त है आप कमेंट करके बताइएगा। हम ये समझते हैं जन्नत में जाने के लिए मरना ज़रूरी है, राइट? ऐसा ही है, जन्नत देखनी है तो मरना पड़ेगा भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। लेकिन क्या तवारीख़ में ऐसे वाक़ियात मिलते हैं कि बग़ैर मरे या इस दुनिया में इंतकाल किए बग़ैर मुंतकिल हुआ जा सकता है जन्नत में, या जन्नत से दुनिया में आया जा सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो फिर हमको जहन दौड़ाना होगा मुख्तलिफ़ वाक़ियात पर, जैसे हज़रत आदम और हव्वा,
हमारे आबा अजदाद, हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उन्हीं जुल्फ़ों के सब असीर हुए, बराह रास्त जन्नत से दुनिया में तशरीफ़ लाए। एक रिवायत मिलती है कि जन्नत से दुनिया में आया जा सकता है, जैसे कि हमारे अम्मी जान अब्बू जान दुनिया में आ चुके हैं, हज़रत आदम और हज़रत हव्वा। क्या दुनिया से जन्नत में जाया जा सकता है? मुख्तलिफ़ रिवायतों को फिर देखना होगा। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया गया, किसी और का ख्याल है कि उनको सूली दी गई, लेकिन हमारा अकीदा क्या है कि उनको आसमान पर उठाया गया और फिर नुज़ुल फरमाएंगे। कब? दमिश्क के जामा मस्जिद के मशरिकी मीनारे पर वो तशरीफ़ लाएंगे, इमाम मेहदी का ज़हूर होगा, इमाम मेहदी तशरीफ़ लाएंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शादी होंगी, उनको औलाद यहाँ पर होंगी। तो गोया कि उठाया जाना और नुज़ुल होना तो है, इम्कानात है, वो मतलब जाने के, आसमान पर नीचे आने के। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज का वाक़िया, इतने करीब जैसे दो कमानों के दरमियान फासला, मिराज पर तशरीफ़ ले गए, आसमानों को देखा, जहन्नम का मुशाहिदा किया, जन्नत की सैर की, वापस आए। बिस्तर भी गर्म था, पानी भी बह रहा था, जंजीर भी हिल रही थी। ये वाक़ियात को आप देख लीजिए। मैं किसी नुक्ते पर नहीं पहुंच रहा हूँ, मैंने जो बस टूटी फूटी रिवायतों को पढ़ा है, अपने टूटे फूटे जहन के मुताबिक इन अजीम रिवायतों को पढ़ा है, तो वह यहाँ पर बात रखने की कोशिश करो। तो इस तरीके से इल्मी मज़ामीन होते हैं जिसमें फ़िक्री पहलू हो, जिसमें अहम बातें हो। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं गालिब के एक फ़र्दी उस्ताद काजी अब्दुल वदूद का ये मजमून है। हाँ, आमिर का एक मैसेज है कि आप इसको देख लीजिए। बकरीद के वक्त आसमान से जो है दुम्बा आता है, बड़ा प्यारा टॉपिक किया आमिर खान, लेकिन अभी मैं उस मौजू पर नहीं जाना चाहता हूँ। बड़ा प्यारा, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। तो खैर, गालिब के एक फ़र्दी उस्ताद काजी अब्दुल वदूद ने लिखा है, मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि मैंने फ़ारसी मुल्ला अब्दुल समद से सीखी, लेकिन उस नाम का तो कोई बंदा है ही नहीं। बाद में कहा कि मैंने फ़ारसी किसी से नहीं सीखी, आज खुद सीखी है। तो क्यों भैया, पहले कह कुछ रहे हैं, बाद में कुछ और कह रहे हैं? तो पहले इसलिए कह रहे हैं कि बगैर उस्ताद के सीखना उस वक्त जहालत की अलामत थी, और बाद में इसलिए कह रहे हैं कि गालिब खुद एक ब्रांड बन चुके थे, अब उनको किसी उस्ताद की ज़रूरत नहीं, वो खुद उस्ताद थे। अब तो ऐसे उस्ताद थे कि फ़ारसी की किताब उठाते हैं, बुरहान काते बुरहान चीथड़ा करके रख देते हैं, वो भी एक ऐसे ईरानी शख्स की फ़ारसी ज़ुबानदारी पर जिसकी मादरी ज़ुबान फ़ारसी है। तो भैया, जिसके पास इतनी इल्मी लियाकत हो कि वो फ़ारसी ज़ुबान बोलने वाले की फ़ारसी लुगत पर दंदान शिकन जवाब दे रहा हो, उसको किसी मुल्ला अब्दुल समद की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो तहकीक है, वो एक मकाम पर अपने आप को शिया लिखते हैं, एक मकाम पर अपने आप को सुन्नी लिखते हैं। टॉपिक समझाने के लिए कह रहा हूँ। आपने देखा होगा मैं कभी भी ऐसे मौज़ूआत पर बात नहीं करता, लेकिन बात आ रही इल्मी मजमून की, तो टॉपिक समझाने के लिए हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये जो पहलू है, ये मेरे तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए, मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ ना, मेन टॉपिक को समझना है, ठीक है, इस तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो गालिब का फ़र्ज उस्ताद, तो ये है इल्म मजमून। और इल्मी मज़ामिन की फ़हरिस्त में फिर हम जब नाम देखते हैं तो सर सैयद अहमद ख़ान पढ़ लीजिए, उनके जो मज़ामिन आते हैं, बहस व तकरार में उन्होंने एक फ़लसफ़ियाना ख़याल को पेश किया है। अल्लामा शिबली नुमानी, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलवी अब्दुल हक, महमूद शेरानी, काजी अब्दुल वदूद, मौलाना इम्तियाज़ खां अरशी, प्रोफ़ेसर हनीफ़ नकवी, इनके जो मज़ामिन है वो इल्मी मज़ामिन की फ़हरिस्त में आते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ आप समझ चुके होंगे इल्मी मज़ामिन से मुराद क्या है, जिसमें इल्मी बहस हो, फ़िक्री बहस हो, तहक़ीक़ी बहस जिसमें की जाए, वो सब के सब इल्मी मज़ामिन के ज़ुमरे में आते हैं। फिर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अदबी मज़मून। अब अदबी मज़मून, अदबी उन्वान के ऊपर जब हम किसी ख़याल को पेश करते हैं तो अदबी मज़मून होता है। अब जैसे किस पर होगा अदबी मज़मून का इतलाक़, किस पर होगा? जैसे पतरस बुखारी, इब्न इंशा, रशीद अहमद सिद्दीकी, फ़रोतुल्लाह बेग, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, इनके मज़ामीन कौन से हैं? इनके मज़ामीन अदबी मज़ामीन हैं। ऐसे मौज़ूआत जिनका ताल्लुक़ अदब से हो वो अदबी मज़ामीन कहलाते हैं। जैसे गालिब शिकन,
उस पर अगर हम लिख रहे हैं तो अदबी मजमून के ज़ुमरे में आता है। जैसे अगर हम अल्लामा इकबाल पर लिख रहे हैं, अदबी मजमून के ज़ुमरे में वो मौजू आता है। तो इस तरीके से मौज़ूआत जो है, जो असनाफ़ सुखन से ताल्लुक़ हो, असनाफ़ नस्र से जिनका ताल्लुक़ हो, जैसे मिर्ज़ा गालिब है, आतिश है, दाग दहलवी है, इन पर हम लिख रहे हैं, या नज़ीर अकबर आबादी, अकबर अल आबादी, अल्लामा इकबाल, अख्तर इल्मानी, ये आसान है, बहुत ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। ऐसे मौज़ूआत जिसका ताल्लुक़ अदब से हो, अगर उस पर मज़मून लिखा जा रहा हो तो वो कहलाता है अदबी मज़मून। आगे बढ़ते हैं, इल्मी मज़मून हमने देखा, अदबी मज़मून हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, सहाफ़ती मज़मून बहुत अहम है, जिसका ताल्लुक़ हालात या किसी ताज़ा सियासी या मुआशरे के मसले से हो। ताज़ा सियासी मसले से, जैसे यहाँ पर हमने लिखा किसानों का मसला, ख़ुदकुशी का मसला। किसान क्या करता है, पहले खेत को बोने के लिए रुपये जमा करता है, बैंक से लोन लेता है, बैंक से लोन लिया, फसल खड़ी हो गई, जैसे कल हमारे यहाँ पर हुआ, बारिश, तूफ़ानी बारिश, तेज़ हवाओं के साथ एक छप्पर कह लीजिए, पतरा कह लीजिए, वो उड़ कर आता है, सर पे लगता है, भेजा बाहर, आदमी ख़त्म। आने वाहिद में इस तरीके के हादसात हो जाते, फसल बर्बाद हो गई, पूरी मेहनत ज़ाय हो गई। बैंक वाले सूद समेत अपना पैसा वापस मांग रहे, बिजली बिल भरना है, लेकिन पास में कुछ है नहीं। अब किसान जो ख़ुदकुशी कर रहा है, क्यों कर रहा है? मेहनत से अगर वो अनाज उगा भी ले, फ्रूट्स उगा भी ले, फसल आ भी जाए, जैसे तरबूज 5-7 रुपये किलो, 8 रुपये किलो, डिपेंड करता है को किस वैरायटी का है, वो मार्केट में उससे ख़रीदा जाता है। और वही मार्केट में आने के बाद माह रमज़ान में आप देख लीजिए उसका रेट कितना ज़्यादा हो चुका था, 40-40 रुपये किलो तरबूज फ़रोख्त हो रहा था, जबकि किसान से कितने में लिया जा रहा है? 5-7-8 रुपये में लिया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह भी लगा के 50% का मार्जिन कौन कमा रहा है? जो मार्केट में बैठा हुआ है, जो मेहनत कश है, जो मेहनत कर रहा है, उसके हाथ में क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है। तो ख़ुदकुशी पर अगर आप आर्टिकल लिखते हो तो क्या है, सियासी, माशरती और वक्ती हालात पर आइए आपका मजमून है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे आज की बात, बाज़ मकाम पर 100 रुपये है, बाज़ मकाम पर 103 रुपये है। अभी न्यूज़ में सेशन में आने से पहले देख रहा था, रविश कुमार के चैनल पर 113 रुपये उन्होंने पेट्रोल की कीमत बताया है, लेकिन क्या है, हालात के मुताबिक है। आप जानते हैं मैं जुमेरात के दिन आउट ऑफ था रिसर्च वर्क के हवाले से, 5 बजे से लेकर 9 बजे तक के हम लाइन में खड़े हुए थे पेट्रोल के, डीजल के लिए, यानी कई कई घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। सुबह से लेकर हम अपने डेस्टिनेशन को पहुंच चुके थे, पूरे रास्ते में पेट्रोल पंप तो मौजूद थे लेकिन डीजल कहीं पर मौजूद नहीं था, और वापसी के लिए कोई फ्यूल मौजूद नहीं था, तो चारों नाचार हमको खड़ा रहना ये हमारी मजबूरी थी। मैं ईशा के वक्त अपना घर पहुंचने वाला, आधी रात को घर पहुंच रहा हूं। अब अगर इस पर मैं कुछ काम करता हूं, कुछ लिखता हूं, कुछ बात करता हूं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वक्ती हालात पर मबनी हो। अभी नीट का पेपर लीक हुआ, नीट के पेपर के ऊपर अगर आप आर्टिकल लिखते हैं तो वो भी सहाफ़ती मौजू के ज़ुमरे में आएगा। इस तरीके से सियासियात, समाजियात, माशियात, इसके ऊपर अगर आप लिखते हैं तो वो सहाफ़ती मज़मून के ज़ुमरे में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इल्मी मज़मून हमने देख लिया, अदबी मज़मून हमने देख लिया, और उसके बाद में जो है हमने सहाफ़ती मज़मून भी देख लिया। कमेंट से एक कमेंट याद आ गई, कल के सेशन में, परसों के सेशन में एक बच्ची कह रही थी कि सर आप मुस्तकिल चलते रहते हो, तो मेरे चलने की वजह यह है, मैं यहाँ खड़ा रहूँगा तो ये छुप जाएगा, इस तरफ खड़ा रहूँगा तो ये छुप जाएगा, इसलिए मुझे मुस्तकिल तौर पर चलना रहना। मैसेज के ज़रिए से अभी याद आया। आगे बढ़ते हैं, मज़मून निगारी की अहम शर्तें। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है मज़मून निगारी के लिए कुछ शर्तों को बताया है, बस दुआ करो कि बंद ना हो। सबसे बड़ा मसला यही रहता है पैनल का, लग तो ऐसा ही रहा है, वेट कर लेते हैं। चलिए जब तक आपके मैसेज पढ़ लेता हूँ। हाँ यान अली, इस पर तो मतलब इल्मी गुफ्तगू है, उलमाए किराम के साथ बैठकर करनी चाहिए। चलिए हो गया, वही हुआ। आगे देखते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा,
आमिर खान, ये बांद्रा रेलवे स्टेशन में हुआ? नहीं, ये कल हमारे गांव में हुआ, मेरे खुद के इलाके में हुआ। ये जो मैंने आपको अभी बताया ना, ये जो वाक़या बताया, ये मेरे खुद के इलाके में हुआ है। ठीक है, कल मैं खुद क्लास ले रहा था, लेकिन इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया, पावर ऑफ हो गई थी, ये सारे मसाइल थे। चलिए, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे थे मजमून निगारी के लिए जो अहम शर्तें हैं उसको यहाँ पर समझ लेंगे। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने जो है तीन शर्तों को बताया है, एक एक करके उसको समझ लेते हैं। मजमून का अंदाज़ पेशकश सादा हो, उसलूब पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ ना हो, ये मजमून का ऐब है। पहले जो किताबें लिखी जाती रही थी उसमें अपनी इल्मियत बघाड़ने की कोशिश की जाती थी। अब फसाने अजायब को पढ़ लीजिए, मुसज्जर मुकफ़ा इबारतें हैं, या तो छोटा सा आम लफ्ज़ आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं कि सर उसका मतलब क्या है। फसाने अजायब को पढ़िए, किस तरीके से वो इबारतों को तहरीर किया गया है। एक ख़त है 10वीं जमात में, मैं भेजता हूँ आपको, पढ़ लीजिएगा। जिस मकसद के लिए लिखा गया तो सामने वाला लाकर वापस दे देता है, उसको कुछ समझा ही नहीं था। तो सर सैयद अहमद ख़ान भी यही कह रहे हैं, भैया जिनके लिए लिखा जा रहा है उनको समझ में आना चाहिए। खान सर के हवाले से कहा जाता है वो बहुत सतही गुफ्तगू करते हैं, ज़ुबान व बयान पर उनको दस्तरस हासिल नहीं है। ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, वो ज़ुबान पढ़ाने के लिए थोड़ी खड़े हुए, वो तो मौजू उस ज़ुबान में पढ़ा रहे जो ऑडियंस को समझ में आ जाए, आसानी के साथ ऑडियंस को रिलेट कर ले। मकसद इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वही बात सर सैयद बता रहे कि अंदाज सादा हो, उसलूब पेचीदा और पुरतकल्लुफ़ ना हो, वहाँ पर शेखियत और इल्मियत बगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इतना हो कि मजमून जो बताया जा रहा है वो उसूल, ज़ाब्ते और कवानीन के दायरे में हो, वरना अगर पेचीदगी आ जाए तो मजमून का ऐब हो जाता है। उसके बाद मजमून की दूसरी अहम शर्त ये बताई गई कि जो भी ख़यालात और जिस तरह की बातें मजमून के ज़रिए बयान की गई उनमें दिलकशी बरकरार रहे। सिर्फ अल्फाज और उसलूब का दिलकश होना मजमून के लिए काफ़ी नहीं, बल्कि जाज़बियत भी ज़रूरी है। बिल्कुल सादा सादा लिखना भी ज़रूरी नहीं है, जाज़बियत होनी चाहिए। पढ़ने वाला पढ़ रहा है तो शुरू से लेकर आखिर तक उसको रोका रखा जा सके। और आज तो जो डिटेंशन का टाइम है वो बहुत कम हो चुका है। मुझे नहीं पता आप लोग जब ये क्लास कर रहे हैं तो क्या फीलिंग आपकी होती है, वरना आज तो ऐसा है कि हम इंस्टाग्राम ऐसा ओपन करते हैं और चंद सेकंड के अंदर बस स्क्रॉल करते जाते हैं, फटाफट फटाफट। रिटेंशन का जो टाइम है, जो मादा है, वो कम हो चुका है। अब इसे आप मजबूरी समझ लीजिए कि आपको सुनना ही सुनना है क्योंकि एग्ज़ाम देना है। तो ये और बात है कि आप स्क्रॉल नहीं करते होंगे, स्पीड नहीं बढ़ाते होंगे, लेकिन यही चीज़ है। सर सैयद साहब भी यही बताना चाह रहे हैं कि सिर्फ लफ्ज़ों और उसलूब का दिलकश होना ज़रूरी नहीं है, जाज़बियत होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। रिटेंशन के लिए कुछ ना कुछ ज़रिया होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स जो टीचिंग फील्ड से वाबस्ता है, वो अगर मुझे संजीदगी से गौर से सुन रहे हैं तो वो देखते होंगे कि हर 5, 10, 15 मिनट के बाद मैं कुछ टैगलाइंस बोलता हूँ, कुछ पंचेस बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ? आपको हंसाना मेरा मकसद नहीं है। हम ऑनलाइन की दुनिया में बैठे हुए, आप ना जाने कहाँ पर है, किचन में है, बेडरूम में है, हॉल में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, कार में बैठे हैं, बस में सफ़र कर रहे, रेलवे में सुन रहे, किस पोजीशन में मुझे नहीं मालूम। तो आपका माइंड डाइवर्ट होना ये फितरी चीज़ है। अब ये मेरे लिए लाजमी हो जाता है कि मैं 5, 10, 15 मिनट के बाद कुछ ना कुछ पंच लाइन, टैग लाइन इस तरीके की यूज़ करूं कि आपका अटेंशन मेरी तरफ वापस आना चाहिए, वरना IPL देखते हुए भी लेक्चर देखा जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। तो ये है कि जाज़बियत का पहलू वो बाकी रहना चाहिए। अब तीसरी और आखिरी शर्त क्या है? मजमून निगार के दिल की बात और जज्बात दोनों ही पढ़ने वाले के दिलों तक पहुँच जाए। दिल से निकलती है जो बात असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। ये फ़लसफ़ा है, ये अहम चीज़ है। दिल से जो बात निकलती है, अब दिल से समझाइए, दिल तक पहुँचेंगी, क्योंकि कुदरत को उसूल है, जो इंसान जो चीज़ जहाँ से आई है वहाँ पहुँचना है। मट्टी से आए, मट्टी में जाने वाले। पानी ज़मीन से आए, चाहे बारिश की शक्ल में हो, तालाब की शक्ल में, ज़मीन ही में जाने वाला है। जो चीज़ जहाँ से आई है वहाँ उसको जाना है। बात जो ज़ुबान से निकल रही है, अगर दिल से निकल रही है तो दिल तक पहुँचेंगे, वरना कानों से जाकर वापस चली जाएंगी। अब देख लीजिए, जलसे जुलूस इज्तिमात में हम बैठते हैं,
जब तक इज्तिमा गाह में बैठे हुए इतने शरीफ, इतने मुनकसिरुल मिजाज, ऐसा लगता है कि अब हमसे ज़्यादा दीनदार इस सरज़मीन पर कोई नहीं, माफ़ी तलाफ़ी सारी तौबा इस्तग़फ़ार सब हो जाता है, अब ये छोड़ दूंगा, अब वो कर दूंगा, अब ये नहीं करने वाला। इज्तिमा गाह से बाहर निकलिए, आधा एक घंटा गुजर जाने दीजिए, वो जो कैफियत है, वो जो फीलिंग है, वो काफूर हो जाती है, वो दूर हो जाती है। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि जो बात आप कह रहे हो, तो बात और जज्बात आपके दिल से निकल रही है, आपके कलम से निकल रही है, तो कारी तक पहुँचना चाहिए। तो ये शर्तें जो है आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बातें यहाँ पर लिखी गई है। अब आगे बढ़ते हैं, असल मौजू की तरफ आते हैं। ये भी मौजू ही है, लेकिन बुनियादी बातें चल रही है, तमहीदी बातें चल रही है। मजमून के अज़ाय तरकीबी। अब मजमून को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को कहा जाता है तमहीद, नफ्स मजमून और ख़ात्मा। कोई भी मजमून हो, आप कोई भी अखबार उठा लीजिए, जैसे ये अखबार अगर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ तो सहराए इटाकामा या फिर हज़रत दाऊद, लिखने का जो तरीका है 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ही है। मजमून लिखने के लिए 3 मराहिल से गुज़रना है, तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तितामिया। तमहीद छोटी होती है, बीए में आपने सिलेबस लिखा होगा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होंगी, यकीनन आपको यूजी पीजी के टीचर्स ने पढ़ाया गया कि जवाब कैसे लिखते हैं। एलटी ग्रेड के एग्ज़ाम दे रहे हो, जीआईसी के एग्ज़ाम दे रहे हैं, झारखंड के एग्ज़ाम दे रहे हैं, राइटिंग वर्क आप लिख रहे हैं, इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। अगर नहीं भी बताया हो, वैसे मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि यूजी पीजी के असातिज़ा ने आपको समझाया बताया है कि तमहीद, नफ्स मजमून और इख्तितामिया, इस तरीके से सवाल का जवाब लिखा जाता है। अब तमहीद भी अलग अलग किस्मों की होती है। तमहीद, बाद मरतबा तमहीद किसी कौल के ज़रिए से शुरू होती है, जैसे तनकीद उस मक्खी की तरह है जो घोड़े को हल चलाने से रोकती है, कोस में लिख दीजिए चेखौफ। फिर नीचे आप आगाज़ कीजिए दौर जदीद के हवाले से। एक कॉल के ज़रिए से आपने पूरे मजमून का नक्शा खींच दिया, या फिर कोई मिसरा हो, जैसे अगर मैं किसी किताब के ऊपर मजमून लिख रहा हूँ, टाइटल ही दे दीजिए, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में, या मिसरा दे दीजिए, टाइटल कुछ और पेश लफ्ज़ हो तो मिसरा दे दीजिए, फिर अपनी बात का आगाज़ कीजिए। तो एक मिसरा, कभी भी पूरा शेर नहीं लिखा जाता, ये तरीका होता है। पूरा शेर लिख देंगे तो माना मफहूम वाज़े हो जाएगा। एक मिसरा लिखकर अट्रैक्शन को बाकी रखा जाता है, जाज़बियत को बाकी। आपने यार वो सीरियल नहीं देखे क्या, जो पीर से लेके जुमेरात तक या जुमा तक चलते हैं, जो भी है, आखिरी दिन का जो एपिसोड होगा, आखिरी मतलब जुमा शनिचर इतवार या शनिचर इतवार 2 दिन की छुट्टी हॉलीडे होता है, अब वो मंडे को रिलीज़ होगा। तो ऑडियंस को रिटेन कैसे किया जाए, आज के दौर में ऑडियंस को रिटेन करना बड़ा गंभीर मसला है, कैसे रिटेन किया जाएगा। तो फिर क्या है, जैसे अनुपमा या XYZ जो भी आपके जहन में आ रहा हो, क्या देखेंगे, क्या लास्ट डे जो होने वाला है, वहाँ पे कार आ रही है, एक्सीडेंट हुआ है, दूल्हे मियाँ जो है या मेन कैरेक्टर वो उड़ गया है, और किचन में उसके हाथ से थाली गिर गई है, वो चिराग बुझ गया है, खिड़की में पर्दे हिल रहे हैं, और अपशगुन कुछ हो गया है, बिल्ली चली गई है, ये कुछ हो, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। 2 दिन तक आप परेशान रहेंगे, क्या हुआ, कार कहाँ से आ गई, कहाँ से उड़ गया, क्या हो गया। 2 दिनों तक आप जो है परेशान रहेंगे। अब 2 दिनों के बाद मंडे के दिन आप बैठेंगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। जब बैठेंगे वो सीन तो बताएंगा, कार आ रही है आ रही है, लेकिन अब क्या होगा, सडनली कोई बेड से उड़ेगा, अरे यार इतना बुरा सपना, मतलब जो कुछ भी हुआ हुआ तो सही, लेकिन ख्वाब में हुआ, सपना में हुआ, लेकिन 2 दिनों तक आप उस सोच में रहे, क्या होगा। वो तालिब और तैयबा के लिए वो बच्चा तलवार उठा कर देगा नहीं देगा, सिंदबाद जहाज़ी का क्या होगा, शक्तिमान क्या होने वाला है, गीता विश्वास का क्या होने वाला है, पता नहीं क्या 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 क्या। ये तरीका होता है भैया, ये जो मंजरनामा हमने पढ़ा, स्क्रिप्ट राइटिंग जो हमने पढ़ी, उसमें यही सब कुछ तो आपको सीखना है। सब्जेक्ट को सामने रखा करो, कुछ भी चल रहे हो आप, अगर बाइक पर भी जा रहे हो, आप ट्रेन में सफ़र भी कर रहे हो, आपके सामने तमाम तरह चीज़ें होना चाहिए कि किस तरीके से इख्तितामिया ऐसा हो तो वो ज़बरदस्त हो। लेक्चर आप क्लास में ले रहे हो, लास्ट में लेक्चर लेते वक्त में आपको 2-3 पॉइंट्स ऐसे देने हैं कि ठीक है इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह कल, वो कल देखिए, और कल फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो फिर चल कर आएंगे, क्या नहीं सर ने बताया था वो 3 पहलू हुआ, वो टॉपिक ज़बरदस्त था, उसको तो मुझे सुनना है। तो ये तरीका होता है ना मजमून को भी। अब तमहीद की किस्म मैंने बता दी, मिसरे के ज़रिए से शुरू कर सकते हैं, कॉल के ज़रिए से शुरू कर सकते हैं, या आम जो अल्फाज होते हैं उसके ज़रिए से आप शुरू कर सकते हैं। 2 लाइन 5 लाइन
7 लाइन, बस इससे ज़्यादा तमीद नहीं होती है। तमीद का मकसद होता है असल मौजू की तरफ क़ारीन के जहन को मबज़ूल कराना। नफ्स मज़मून, फिर वो 2 इक़्तिबास, 4 इक़्तिबास, 5 इक़्तिबास, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के लिए मज़मून लिख रहे हैं। अखबार के लिए लिख रहे हैं तो जगह कम है तो इक़्तिबासात की तादाद कम रहेंगी। मैगज़ीन के लिए, रिसाले के लिए लिख रहे हैं तो ज़्यादा हो सकती है। नफ्स मज़मून, जैसे इल्मी मज़मून आप लिख रहे हैं तो फिर दलाइल उसमें मौजूद रहेंगे, हवाला जात उसके अंदर मौजूद रहेंगे, तफसील के साथ मुदल्लल अपनी बात को आप साबित करने की कोशिश करेंगे। इख्तितामिया, जो भी आपका इल्मी मज़मून का टॉपिक है, जैसे गालिब के एक फ़र्ज़ उस्ताद, तो फिर नतीजा आप अख़ज़ करेंगे कि गालिब ने ऐसा कहा तो क्यों कहा। एक बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, नाम ज़हन से निकल रहा है, कोई याद है तो बात कीजिएगा कि चश्मा, जैसे चश्मा है, चश्मा मेरी मजबूरी है, उतार लिया तो शायद ब्लर है, अब पहन लिया तो विजिबल है। लेकिन चश्मा क्या है? चश्मा किस बात की निशानी है? ये चश्मा निशानी है विज़न की, चश्मा निशानी है नज़रिया की, चश्मा सिंबल है आइडियोलॉजी का। एक कैरेक्टर है उमर मुख्तार, इस वक्त एक्चुअली पूरा जहन में नहीं आ रहा है किस मकाम के है, क्या है। उमर मुख्तार एक इनकलाबी शख्स, बागियों के खेमे में भौचाल मचाने वाला, उमर रसीदा, 60, 70, 80 साल पर मुश्तमिल एक बूढ़ा शख्स जिसने मर्दानगी की मिसाल कायम की, उसको पकड़ा जाता है। काफ़ी कुछ कोशिश की गई, उसको पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है। नाम जहन से निकल रहा है, बड़ा नाम है, वो अंग्रेज़ का एक बड़ा नाम है। किसी के नाम जहन में आ रहा तो बताइए प्लीज़ मुझे, ताकि वो बात पूरी हो जाए। उसको पकड़ा जाता है 60, 70, 80 साल की उम्र में, हाथ बांध कर उसको जो है तख्तेदार पर लटकाया जाता है, गले में फंदा पहनाया जाता है, फांसी दी जाती है। क्योंकि ये बताया जाता है लीडर्स को मार दिएगा तो बात ख़त्म हो जाती है, इसलिए कि कहा गया लीडर्स आर बॉर्न नॉट क्रिएटेड। लीडर्स पैदा होते, बनाए नहीं जाते, वो खुदादाद सलाहियत रब की तरफ से होती है। लीडर्स बनने के लिए अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई ऐसा पैकेज नहीं मिलता है कि आप उसको ख़रीद लेंगे और लीडर बन जाएंगे। नहीं, वो आप में है तो है, कोई लॉलीपॉप देकर आपको लीडर बना नहीं सकता। वो लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए जैसे आज़ाद में थी। 5 साल के 7 साल के बच्चे थे, अटैचियाँ लगाकर खड़े कर देते, बच्चों के साथ खेलते थे, बड़े मौलाना आ रहे हैं, और वो चलते थे शान से। वो लीडरशिप क्वालिटी थी उनमें। तो जो जिन्होंने फांसी दी वो सोच रहे थे कि उमर मुख्तार को फांसी दे देंगे, लीडर ख़त्म हो जाएगा, बात ख़त्म हो जाएगी, इनकलाबियों को हम दबा देंगे। होता भी ऐसा है, फांसी देते हैं, पैर लड़खड़ाते हैं, ज़ुबान बाहर आती है, चश्मा जो है वो सर से नीचे गिरता है, धड़ से नीचे गिरा, चश्मा गिरता है, टूट जाता है, क्रैक आता है। मतलब विज़न क्या हो गया? बर्बाद हो गया। सिंबल है ना, सिंबॉलिक वे में अपनी बात को पेश करना है, चीज़ ब्रेक हो गया, विज़न क्रैक हो गया, गिर गया। अब वो मुस्कुराता है और चला जाता है कि जो विज़न है और जो लीडर है दोनों को हमने ख़त्म कर दिया। छोटा सा बच्चा 7-8 साल का, 10 साल का, दरख्त के पीछे से खड़े रहकर देख रहा है। उसके जाने के बाद वो आता है, जो गिरा हुआ, टूटा हुआ, क्रैक चश्मा है वो उठाता है, पहन लेता है, बात ख़त्म। बात ख़त्म तो हो रही है, लेकिन ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ना, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। बात ख़त्म तो हो गई, लेकिन यही से बात शुरू हुई है। वो जो बंदा सोच रहा था कि विजन ख़त्म हो गया, नज़रिया समाप्त हो गया, लीडर मर गया, विजन मरता नहीं है, नज़रिया कभी भी मुर्दा नहीं होता है। और जिस नज़रिए को तुमने क्रैक समझकर छोड़ दिया, एक 5, 7 साल, 10 साल का बच्चा आता है, वो पहनता है, वो नज़रिया जो बूढ़े शख्स में था अब वो उस बच्चे के पास है। एक नस्ल जो बूढ़ी हो चुकी थी वो अपने नज़रिए को जाते जाते मुंतकिल कर गई है। ये होता है एक मजमून लिखने का तरीका कि भैया क्या बात आप पेश कर रहे हो, उसका इख्तिताम यह ज़बरदस्त होना चाहिए। ये जो कुछ भी मैंने आपको एग्जांपल्स दी है, ये 3 स्टेप्स को समझाने के लिए, तमीद क्या है, नफ्स मजमून क्या है, और इख्तितामिया किस तरीके से होना चाहिए, कंक्लूजन क्या है, नतीजा क्या निकल कर आ रहा है। तो इस तरीके से अगर आप मजमून लिखेंगे तो वो पायदार भी होगा, कारी के लिए दिलचस्पी का, जाज़बियत का, दिलकशी का सबब भी बनेगा और शाये भी होगा। वरना ये इदारों में जो लोग बैठे बबांग दौल कैमरे के सामने बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं तो सुन लीजिएगा, ये यूट्यूब पर मैं ये लेक्चर डालने वाला हूँ। ये जो आप अपनी एसी में बैठकर कुर्सियों पर हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहे हो ना, ये मैगज़ीन वाले,
फिर XYZ जो भी हो, जो सिर्फ तुम अपने हम ख्यालों के मज़ामीन को जो शाये कर रहे हैं, सिर्फ अपने चाहने वालों के मज़ामीन को जो आप शाये करते हैं और उनको API स्कोर दिलाते हैं, उनको नंबर दिलाते हैं, उनका प्रमोशन करवाते हैं, ये जो साठ गार्ड होती है 5, 10, 15, 20 हज़ार रुपये की, जिसको मैं साबित नहीं कर सकता लेकिन रियलिटी है, आप हज़ारों बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर लगा रहे हैं। अगर मजमून वाकई में बेहतर है, उम्दा है, तो शाये कीजिए आप उसको। फिर ये मत देखिए कि वो महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखता है या यूपी बिहार से ताल्लुक़ रखता है। फिर ये मत देखिए उसका ताल्लुक़ दिल्ली से है या कर्नाटक से या केरल से है। वो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, उर्दू मजमून का तालिब इल्म है, उर्दू मजमून के हवाले से काम करना चाहते हैं, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए। अगर किसी का मजमून किसी अच्छे मैगज़ीन में शाये होता है, उसको हौसला मिलता है, उसको जिला मिलती है, उसके आज़्म को, उसका आज़्म जवान होता है, वो फिर कमर बस्ता हो जाता है एक नए मौजू पर लिखने के लिए, एक नए मौजू पर काम करने के लिए। लेकिन एक नहीं, दो नहीं, 10 मजमून आपको लिख कर भेज दो, आप शाये करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो आपकी रियासत का नहीं है, वो आपके ताल्लुक़ का नहीं है, वो आपके रिलेशन में नहीं है। मत कीजिए ऐसा। अगर यहाँ आपने इंसाफ नहीं किया तो एक जजमेंट डे होगा, इंसाफ का दिन होगा, वहां फैसला होगा और वहां का फैसला वो आपके लिए बड़ा कठिन होगा। मत कीजिए ऐसा। तो तमहीद, नफ्स मजमून और ख़ात्मा, ये तीनों चीज़ें जो है ज़रूरी होती है मजमून के लिए, मजमून के अज़ाए तरकीबी के लिए। असल मजमून, अब देखिए मजमून जो है तमहीद लिखने के बाद मजमून निगार को उन मसाइल की तरफ रुजू करना चाहिए जिसके लिए मजमून की तमहीद कायम की गई है। यही चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तमहीद क्यों होता है? असल मौजू की तरफ कारी के जहन को मबजुल कराना, रागिब करना। तो तमहीद आपने लिख दी। अब जो असल मसाइल है जिनकी तरफ आप मजमून लिख रहे हैं, उस मजमून को कलमबंद करने के लिए जो तमहीद आपने कायम की है, उस पर अब यहाँ से बात का आगाज़ होगा और ये है असल मजमून। इस तरीके से आप बात को आगे बताएंगे, दलाइल पेश करेंगे, अपनी ज़ाती राय उसमें शामिल नहीं होंगी। पक्ष विपक्ष, जवाज़ अदम जवाज़, दोनों चीज़ों को आप पेश करेंगे। और यही एक रिसर्च स्कॉलर के लिए ज़रूरी है कि हर धर्मी का मुजाहरा ना करें। अगर दलील मिल रही है तो एक्सेप्ट कीजिए और फिर हम आगे उसको बढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये मजमून की जो अज़ाए तरकीबी हम देख रहे थे, तमहीद है, नफ्स मजमून है, ख़ात्मा है। तो ये असल मजमून के हवाले से कुछ बुनियादी बातें हैं, किस तरीके से हम बात करेंगे। तमहीद देख लिए, असल मजमून देख लिया। असल मजमून कह लीजिए या नफ्स मजमून कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तमहीद मैंने आपको बता दी, कौल की सूरत में है, मिसरे की सूरत में है, या फिर आप नस्र में भी लिख सकते हैं, क्योंकि मजमून एक नसरी सिन्फ हम पहले ही स्लाइड देख चुके हैं। तो दलाइल उसमें मौजूद रहेंगे, ज़ाती पसंद नापसंद ये उसमें मौजूद नहीं रहता है। गैर जानिबदारी का मुजाहरा करते हुए एतदाल के साथ, इंसाफ के साथ, हक़ाइक़ पर मबनी मुस्तनद दलाइल को आप पेश करने की कोशिश करेंगे। तमहीद जो कारी के जहन को मौजू की तरफ लाने के लिए आपने इस्तेमाल किए, फिर फौरी तौर पर आप जो है असल मजमून की तरफ या नफ्स मजमून की तरफ आ जाए। और इख्तितामिया क्या, मैं भी आपको बता चुका हूँ कि जो भी बातें आपने की है, तमाम तर मराहिल को, तमाम तर पहलुओं को यकजा करते हुए कुछ नतीजा हासिल करना और किसी माहसल तक पहुँचना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से हमने अज़ाए तरकीबी को देख लिया। अब हम यहाँ पर समझ रहे उर्दू ज़ुबान में मजमून निगारी का आगाज़, इर्तिका। उर्दू ज़ुबान में मजमून नवीसी का आगाज़ अंग्रेज़ी अदब से होता है, और भी असनाफ़ है जो हमने अंग्रेज़ी अदब से मुस्तार लिए, उसमें उर्दू ज़ुबान का मजमून भी शामिल है। दिल्ली कॉलेज के कायम होने के बाद अंग्रेज़ों ने 1824 में इल्म अदब की तरक्की पर गौर किया, तो दिल्ली कॉलेज के मुलाजिम मास्टर रामचंद्र ने सबसे पहले मजमून नवीसी का आगाज़ किया। हम देख चुके हैं, जब भी मजमून नवीसी की बात होगी, दो लोगों का नाम आएगा, दिल्ली कॉलेज के मास्टर रामचंद्र और सर सैयद अहमद खान। इससे पहले फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 में कायम हो चुका था, लेकिन वहाँ पर मजमून निगारी नहीं थी। वहाँ पर जो है अंग्रेज़ों को हिंदुस्तानी ज़ुबान सिखाना, ये उसका मकसद था। और उस ज़ुबान सिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, उर्दू ज़ुबान में मुख्तलिफ़ किताबों के तर्जमे करवाए। ये उसका एक ख़ास पहलू था। यूनिट नंबर 9 में दिल्ली कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज, दोनों हम तफसील के साथ देख चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1924 में मास्टर रामचंद्र ने मजमून नवीसी का आगाज़ किया, और फिर इसी के साथ में शमसुल्लाह ज़काउल्लाह साहब भी है और सर सैयद अहमद खान है। और सर सैयद अहमद खान के बाद उनके जो रुफ़क़ा है, उनके जो अहबाब है, जो उनका हल्का अहबाब था, जिनके नाम अभी हम यहाँ पर देखेंगे, उन्होंने मजमून निगारी को जो है उरूज इर्तिका की मंजिल पर फायज़ करवाया है। आगे बढ़ते हैं।
مضمون کی ایک تعریف یہاں پر بھی لکھی ہے، مضمون اس مسلسل تحریر کو کہتے ہیں جس کی بنیاد کسی خیال یا موضوع پر ہو۔ ایک ایسا مسلسل مضمون جس کی بنیاد ایک خیال پر ہو، ایک موضوع پر ہو۔ مضمون کی فضا رسمی ہوتی ہے جہاں ہر جملہ اور ہر بات اور ہر پیراگراف کسی مرکزی خیال کی منطقی وضاحت کرتے ہیں، اس میں وضاحت ہوتی ہے، صراحت ہوتی ہے، استدلال ہے۔ مضمون میں بات کو عالمانہ انداز سے کہنے اور معلومات فراہم کرنے پر خاصا زور ہوتا ہے، اس میں زیادہ تر علم و حکمت کی باتیں ہوتی ہیں۔ مضمون میں خارجی باتوں کی وضاحت ضروری ہے۔ تو کیا چاہیے؟ صراحت چاہیے، ڈسکرپشن چاہیے، ڈسکرپٹیو چاہیے، وضاحت چاہیے، صراحت چاہیے، استدلال مطلب دلائل اس کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ اردو نثر داستان اور تمثیلی قصوں، سوانحوں، مکاتب سے گزر کر جب مضمون نگاری میں داخل ہوتی ہے تو ایک نیا شعور پیدا ہوتا ہے۔ تو داستان، افسانہ یہ مختلف چیز ہے، مضمون نگاری ایک مختلف چیز ہے۔ داستان، ناول، افسانہ یہ افسانوی ادب ہے، جبکہ مضمون غیر افسانوی ادب ہے۔ تو دونوں کے یہاں پر علیحدگی پائی جاتی ہے اور مضمون نگاری میں جدت پائی جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے مضمون کے حوالے سے بنیادی جو تفصیل ہم نے دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب مضمون سے قریب ایک صنف ہے انشائیہ، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ مضمون سنجیدہ ہوتا ہے، انشائیہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے۔ مضمون میں ربط پایا جاتا ہے، تسلسل پایا جاتا ہے، انشائیہ میں بے ربطی پائی جاتی ہے، انشائیہ غیر تسلسل پر یہ غیر مسلسل ہوتا ہے۔ اور مضمون جو ہے وہ انقلابی باتیں کرتے ہیں، فکری باتیں کرتے ہیں۔ انشائیہ انقلابی باتیں تو ہوتی ہیں لیکن انقلابی انداز نہیں ہوتا، فکری باتیں تو ہوتی ہیں لیکن فکری انداز نہیں ہوتے۔ یہی سبب ہے کہ اس کو دماغ کی ترنگ کہا گیا۔ اور انشائیہ اردو ادب کی سب سے جوان صنف کہلاتی ہے۔ جب ہم آگے انشائیہ کو پڑھیں گے تب ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پر دیکھیں گے کہ ایڈیسن اور اسٹیل نے جو کچھ بھی مضامین لکھے ہیں جس کو ہم ایسے کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایڈیشن اور اسٹیل کی وجہ سے جو کچھ بھی ہوا ہے، پھر اس کے اندر اہم نام ہم کو جو مضمون کی صنف میں ان کے بعد دیکھنے کو ملتے ہیں، ماسٹر رام چندر ہے، سر سید احمد خان ہے، محمد حسین آزاد ہے، میر ناصر ہے۔ ان لوگوں کی مضمون نگاری جو ہے وہ کافی مشہور ہے۔ اب باضابطہ طور پر ماسٹر رام چندر کا نام آتا ہے جنہوں نے اردو میں مضمون نگاری کا آغاز کیا۔ مولوی ذکاء اللہ صاحب ہے، سر سید صاحب ہے۔ سر سید کے بعد میں ایک بھری پوری ٹیم ہے، اس کو بھی یہاں پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسے الطاف حسین حالی ہے، مولانا شبلی نعمانی ہے، شمس العلماء کہلانے والے مختلف ادبا ہے جس کی فہرست ابھی آگے کی سلائیڈ میں آنے والی ہے۔ اب جو ہے سر سید احمد خان جو ہے اس صنف کو پروان چڑھانے کی کوشش کرتے، لیکن سر سید نے جو مضامین لکھے وہ 3 طرح کی مضامین لکھے۔ پہلی قسم ہے مذہبی اور دینی مضامین، سر سید نے جو لکھے ہیں مذہبی اور دینی مضامین لکھے ہیں۔ دوسرے سیاسی مضامین لکھے، اصلاح اخلاق اور معاشرت پر مبنی مضامین، جیسے تہذیب الاخلاق کے جو مضامین ہے وہ اصلاح اخلاق و معاشرت، اس کا مقصد ہی یہی تھا۔ تو سر سید نے صنف مضمون نگاری کو پروان چڑھایا اور جو مضامین انہوں نے تحریر کیے، جیسے مضامین سر سید اگر اس کو آپ 3 خانوں میں بانٹنے کی کوشش کریں گے تو ایک دینی مذہبی مضمون ہے، دوسرا سیاسی مضمون ہے، اور تیسرا اخلاق و کردار کو سنوارنے کے لیے لکھے جانے والے مضامین کی تعداد ہے۔ علی گڑھ تحریک وجود میں آتی ہے، علی گڑھ تحریک کے ذریعے سے یہ صنف پروان چڑھتی ہے، اور صرف مضمون نگاری نہیں پروان چڑھی، سر سید کا خاصہ ہے سوانح نگاری، دیکھ چکے الطاف حسین حالی کے حوالے سے اسی یونٹ میں۔ سوانح نگاری بھی پروان چڑھی ہے، مضمون نگاری خود ان کے ذریعے سے پروان چڑھے، انشائیہ نگاری محمد حسین آزاد کے ذریعے سے پروان چڑھی ہے، ناول نگاری ڈپٹی نذیر احمد کے ذریعے سے پروان چڑھی ہے، تاریخ ہے، تنقید ہے، مولانا شبلی نعمانی کے ذریعے سے پروان چڑھی۔ اب کیسا روشن چراغ ہے، خود بھی روشن ہوا ہے اور اپنے آس پاس اتنے روشن چراغوں کو روشن کر گیا ہے کہ ان کے زیر سایہ اردو ادب منور ہو رہا ہے، روشن ہو رہا ہے، تابناک ہو رہا ہے۔ یہ ہے سر سید احمد خان۔ انجمن اپنے آپ میں ایک کہکشاں ہے، اپنے آپ میں نہ خود روشن ہوا بلکہ پوری گلیکسی جو ہے وہ روشن کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے یہ چیز آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر سر سید سے قبل فورٹ ولیم کالج ہے، غالب کے خطوط ہے، دلی کالج ہے۔ یہاں پر نثر نظر آ جاتی کیونکہ غالب نے جو خط لکھے وہ نثر میں لکھے ہیں، عام فہم سادہ زبان میں لکھے۔ ان کا اسلوب بھی بہت زیادہ پیچیدہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو یہ تھا کہ مراسلے سے انہوں نے مکالمہ بنا دیا تھا، یوں معلوم ہوتا ہے 2 لوگ آمنے سامنے بیٹھ کر بات کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے اردو ادب کے اندر مضمون نگاری جو ہے آگے پروان چڑھتی ہے۔ اب سر سید احمد خان کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں، پھر ان کے رفقا کا نام ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد سر سید احمد خان کی حیات و خدمات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو ادب میں ایک بہت بلند نام ہے سر سید احمد خان، علمی، ادبی، سیاسی، تعلیم اور سماجی خدمات کے اعتبار سے ایک زبردست کام انہوں نے کیے ہے۔ اینگلو عربک کالج قائم کیا جو بعد میں مسلم یونیورسٹی کی صورت میں سامنے آتا ہے، تہذیب الاخلاق رسالہ جاری کیا، سائنٹیفک سوسائٹی
पर काम किया, आसार सनादिद लिखी है, एक टीम उन्होंने बनाई है। और टीम के नाम देख लेते क्या क्या है, जैसे डिप्टी नज़ीर अहमद, शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, विकारुल मुल्क, मोहसिनुल मुल्क, ये बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने काम ज़्यादा से ज़्यादा किया है। आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ को मैं आगे तफसील से बताया हूँ, इसलिए इसको इजमाली तौर पर पेश कर दिया हूँ। आगे हम तफसील के साथ इन चीज़ों को देखने वाले हैं। अब तहज़ीबुल इखलाक के अंदर जो बड़ा नाम निकल कर आता है वो चिराग अली का नाम निकल कर आता है। तहज़ीबुल इखलाक में चिराग अली के मज़ामीन ने जो है अहम काम किया है। लखनऊ में डिप्टी कलेक्टर के मनसब पर चिराग अली फाइज थे। फिर मोहसिनुल मुल्क, जिनका नाम था सैयद मेहंदी अली, सैयद मेहंदी अली ने भी जो है काफ़ी कुछ अहम कारनामे अंजाम दिए हैं। इसी के अलावा फिर ख़ुद सर सैयद अहमद ख़ान है, मोहसिनुल मुल्क है, मौलवी चिराग अली है, ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली, विकारुल मुल्क, मौलवी ज़कोल्ला, मौलवी इनायत रसूल चिरैया कोटी, इन लोगों ने तहज़ीबुल इखलाक को आगे बढ़ाने में और सिन्फ़ मज़मून को जो है परवान चढ़ाने में ज़बरदस्त काम किया है। जी हाँ नफ़ी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। अकबर ने कहा था कि सर सैयद हमारी बातें होती है और सर सैयद काम होता है। ठीक है, इकबाल ने कहा था, मुरसलीन फ़ातिमा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान। अब सर सैयद अहमद ख़ान ने जो कुछ भी किया उसको हमने यहाँ पर तफसील के साथ देखा, क्योंकि अहम मज़मून निगारों में सर सैयद अहमद ख़ान हमारे निसाब का हिस्सा है। विलादत होती है 17 अक्टूबर सन 1817 को दिल्ली के सरजमीन पर। वालिद है मोहम्मद मुत्तकी। ख़िताब मिला था आपको जवादुद्दौला आरिफ जंग। इस खिताब के ऊपर सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा, जवादुद्दौला आरिफ जंग। उस वक्त मैंने एक्सप्लेन किया था यूट्यूब पर, आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिर्ज़ा गालिब लिख कर आ गया था, लेकिन ये खिताब जो मिला है सर सैयद अहमद ख़ान को मिला है। भाई थे सैयद मोहम्मद ख़ान, सैयदुल अखबार ये निकाला करते थे। 1839 में आगरा में आप नायब मुंशी। अब देखो जिस वक्त की हम बात करें ना, उस वक्त अंग्रेज़ी पढ़ना और नौकरी करना ये बहुत मायूब समझा जाता था। अंग्रेज़ी पर तो फतवे भी लग चुके हैं, सर्विस करने पर भी। आप इस वक्त देख रहे हैं आपके ख़ानदान में ऐसे दर्जनों अफराद मिल जाएंगे, पढ़े लिखे थे, सर्विस करना चाहते थे, दादा ने मना कर दिया, नाना ने मना कर दिया, वाले साहब ने, उनके वाले साहब ने मतलब मना कर दिया, सर्विस नहीं करने देते थे। उस कमाई को अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। वो जो भी, मैं उस पहलू पर जाना नहीं चाहता, लेकिन चूँकि हमारे ख़ानदान में भी ऐसे अफराद हैं, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, तो सर्विस को उस वक्त मायूब तसव्वुर किया जाता था, या अंग्रेज़ों के हुकूमत में सर्विस करना। फिर वो आप देख ही चुके हैं किस तरीके से पूरी मूवमेंट चली थी। बहरहाल सर सैयद के ख़ानदान ने भी मुखालफत की थी, लेकिन सर सैयद ने उनकी मुखालफत की और उन्होंने सर्विस को ज्वाइन किया था। ठीक है, आगरा में नायब मुंशी मुकर्रर हुए 1847। आसारुस्सनादिद की शायद ज़बरदस्त काम है। आसारुस्सनादिद को आप ज़रूर एक मरतबा देखिएगा। रिसाला कलामतुल हक है, रिसाला रद्द बिदअत है, सर सैयद अहमद ख़ान ने जो तहरीर किया है। 1854 में आसारुस्सनादिद की दूसरी बार इशाअत होती है। फिर 1855 में बिजनूर में सदर अमीन मुतय्यन। अब ये सब तहरीक सरकशी बिजनूर, असबाब बगावत हिंद, ये सब चीज़ें आप यकीनन देख चुके हैं। तो बिजनूर में सदर अमीन के मनसब पर फायज़ हुए। आइन अकबरी की तस्हीह और इशाअत। आइन अकबरी आप देख चुके होंगे, मिर्ज़ा गालिब के पास भी ये किताब पहुंची थी, और आइन अकबरी के हवाले से इससे पहले शायद डिस्कशन हमारा नहीं हुआ है। हम अगर आप कहेंगे तो आइन अकबरी पर, फजली पर, अकबर पर हम तफसील के साथ किसी और सेशन में बात कर लेंगे। बहरहाल मिर्ज़ा गालिब ने उस पर काम नहीं किया, और ये बात इसलिए सडनली जहन में आई कि इस पर भी एक मरतबा सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, वालिदा का इंतकाल होता है सन 1857 में। असबाब बगावत हिंद की इशाअत भी इसी में होती है, क्योंकि 1857 के बाद हिंदुस्तान के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुके थे। मुसलमानों को जो है तख्ते मश्क बनाया जा रहा था, तो इन्होंने बताया कि क्या क्या असबाब थे, क्या रीज़न्स थे हिंदुस्तान में बगावत होने के। मुरादाबाद में सदर सदूर के मनसब पर फायज़ हुए। तारीख़ सरकशी ज़िला बिजनूर, इसकी तकमील आप करते हैं। फिर 1859 में मुरादाबाद में मदरसे का क़याम आपने किया था। 1860 में मुरादाबाद में कई ज़्यादा लोगों की मदद की, और रिसाला लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया, ज़बरदस्त काम है यार सर सैयद अहमद का। लॉयल मोहम्मडन्स ज़बरदस्त काम है। ओरिएंटलिस्ट पर मैं इससे पहले बात कर चुका हूँ। मुस्तशरिकीन ने जो एतराज़ात किए, सर सैयद अहमद ख़ान ने दंदान शिकन उनका जवाब दिया था। ज़बरदस्त काम है। नामों से रिसालत पर मर मिटने के लिए हम सब कुर्बान है, तैयार है। सर सैयद अहमद ख़ान ने उस पर काम किए है। 1861 सर सैयद की ज़ौजा का इंतकाल हुआ, और आसारुस्सनादिद का फ़्रांसीसी ज़ुबान में यहाँ पर तर्जमा आपको देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हैं।
62 में गाज़ीपुर में आपका तबादला हो जाता है और यहाँ पर तारीख़ फ़िरोज़ शाही की तदवीन और तकमील का काम आप करते हैं। तिबियानुल कलाम फ़ी तफ़सीरुत तौरातुल वल इंजील की इशाअत यहाँ पर होती। हाँ, तफसीर के मामले में सर सैयद अहमद ख़ान से मैं इख्तिलाफ़ करता हूँ और यह हमारा ज़ाती हक़ है। आप भी जो है इख्तिलाफ़ और इत्तिहाद कर सकते, इत्तेफाक कर सकते हैं। मैं सर सैयद साहब के यहाँ पे मजहबी नुक्ता निगाह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, अदबी नुक्ता निगाह से, तारीख़ी एतबार से, मज़मून निगारी के एतबार से पढ़ा रहा हूँ। ज़ाती राय हमारी मुख्तलिफ हो सकती है। तफसीर भी बहरहाल उन्होंने लिखी है, लेकिन ऐसा उलमा का बताना है, हमने उलमा से सुना है कि बाज़ मकामात पर ज़बरदस्त लग़ज़िश उनसे सरज़द हुई है। 1863 में रिसाला इल्तिमास बख़ मिन्नत साकिनान हिंद दर तरक्की तालीम अहल हिंद मंजरम पर आता है। 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम अमल में, 1866 में अखबार साइंटिफिक सोसाइटी का इजरा अमल में आता है। 67 में बनारस में तबादला आपका हो जाता है, होम्योपैथिक का दवाखाना आप वहाँ पर कायम करते हैं। 1869 में बनारस से इंग्लैंड के लिए आपकी रवानगी होती है। 1857 में इंग्लिस्तान से वापसी पर आपका जो रिसाला है तहज़ीबुल अखलाक वो जारी होता है, क्योंकि आप देखते हैं इंस्पेक्टर है, टेटलर है, और अंग्रेज़ों ने जो दो रवैये इख्तियार किए, उनकी कौम के लिए मुख्तलिफ रवैया है, हिंदुस्तानियों के लिए जो है मुख्तलिफ रवैया है, ये आप देख सकते हैं। 1875 में मदरसतुल उलूम का आप जो है वो संग बुनियाद रखते हैं, और बाद में यही जो है मोहम्मदन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अभी देखेंगे हम तफसील का। 1876 में तहज़ीबुल अखलाक बंद होता है, मुलाजमत से सुबकुदोश होते हैं। 79 में तहज़ीबुल अखलाक दोबारा जारी कर दिया जाता है। 81 में फिर बंद हो जाता है तहज़ीबुल अखलाक। 83 में मोहम्मदन सिविल सर्विसेज फ़ंड एसोसिएशन का इफ्तिताह होता है, क्योंकि वो चाहते थे बड़ा क़याम, लेकिन 20 लाख रुपये जमा नहीं हो पाता है। उनके जाने के बाद ये काम मुकम्मल होता है। 88 में KSI के खिताब से आपको नवाजा जाता है। तहज़ीबुल अखलाक का 1894 में तीसरी मरतबा इजरा देखने को मिलता है। 97 में तहज़ीबुल अखलाक फिल बंद हो जाता है। इंस्टीट्यूट गेजेट में जम कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है। 27 मार्च 1898 को जो है इस दुनिया से सर सैयद अहमद ख़ान रुखसत हो जाते हैं, अलविदा कहते हैं। ये उसी की तफसील है, कुछ बुनियादी बातें जो है हमने जुमलों की शक्ल के अंदर यहाँ पर बताया है कि किस तरीके से सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी कामकाज को अंजाम दिया था। मज़ामीन सर सैयद मुख्तलिफ़ मुरत्तबीन ने सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन को तरतीब दिए है। इज़्ज़त, हमदर्दी, अपनी मददाब, बहस व तकरार, ईद का दिन, आज़ादी राय, इंसान के ख़यालात, गुज़रा हुआ ज़माना, इखलाक, खुशामद, तासुब, महज़्ज़ब कौमों की पैरवी, तरक्की उलूम, उर्दू ज़बान और उसके अहद बाअहद तरक्की, उम्मीद की खुशी, दुनिया उम्मीद पर कायम है, सुराब हयात, हिंदू और मुसलमानों में इर्तिबात, हमारे बाद हमारा नाम रहेगा, और फिर नेचर। इस तरीके से इंतखाब मज़ामीन सर सैयद से ये कुछ मज़ामीन की फ़हरिस्त है। इसमें से बहुत सारे ऐसे मज़ामीन होंगे जिनका मुताला आपने यकीनन कर लिया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये आज का मौज़ू मुकम्मल होता है। आपके जहन में कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह तबारक ताला आपके सवालों के तसल्ली बख्श जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है।